अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल यानी कि इतवार के रोज़ पंजाब की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और माहौल ऐसा है कि जैसे शायद आम इंतखाबात हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि स्टेक्स बहुत आए हैं दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इत्तेहादी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं। क्योंकि तसव्वुर करें कि अगर तहरीक इंसाफ इसमें से अक्सरियत जो सीटें हैं वो जीत जाती है तो ऐन मुमकिन है कि वो पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद जो विफाक में ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनके लिए हुकूमत करना मेरे ख्याल में अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। और अगर उसके मुकाबले में नून लीग और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो पंजाब की जो अक्सरियत की जो सीटें हैं वो जीत जाते हैं तो फिर यह ऐन मुमकिन है कि ना सिर्फ पंजाब में उनकी हुकूमत आएगी बल्कि विफाक के अंदर जो अनसर्टनिटी है कि ये हुकूमत कितना अरसा रहेगी वो भी दूर हो जाएगी। तो ऐन मुमकिन है कि वो बाकी जो मांदा जो पीरियड है वो उसको मुकम्मल करें। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिलचस्पी ली जा रही है। लेकिन शहबाज ऑफ कोर्स हमने बात करनी है मईशत की, क्योंकि इशूज़ तो अपनी जगह पे कायम है। मैंने इसलिए इससे आगाज़ किया क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हम एक वजह कि हमारे जो मुआशी मसाइल उनको हल नहीं कर पाए कि ऑफ एंड ऑन हमारे मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, सियासी इस्तेहकाम रहा नहीं है। और जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। और IMF का कल हमने जिक्र किया कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं शायद इस गवर्नमेंट के लिए आगे हालात को इतने साजगार नहीं है। देखिए, जो ओवरऑल एक हमने दूसरी भी बात कल की थी वो ये थी कि आलमी बरादरी जो है वो ममालिक जो कभी पाकिस्तान की मदद किया करते थे विदाउट एनी मेजर कंडीशंस, वो अब वो भी IMF का रास्ता में दिखा के अब हमारी मदद करेंगे। तो वाकई हालात हुकूमत के लिए साजगार नहीं है। और जिस किस्म की डिटेल्स अब IMF के प्रोग्राम की अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी तो पता लगेगा कि हुकूमत पाकिस्तान को किस किस्म की शराइत मानना पड़ी। मैंने पिछले महीने खबर की थी कि IMF ने एक शर्त लगाई थी हुकूमत के ऊपर कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बिजली की जो पैदावार के मुआहदे हुए हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, उनमें तरमीम की जाए, उनके ऊपर नजर सानी की जाए और चीन से कुछ मराहत हासिल की जाए, क्योंकि ये जो मुआहदे हैं ये जो चाइनीज़ पावर प्लांट से उनकी फेवर में है और हुकूमत पाकिस्तान को इससे नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर IMF ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया था। लेकिन अब जो कुछ तफसीलात सामने आ रही है कि वो जो तलवार है उन माहिदों माहिदों के ऊपर नजर सानी करने की वो अभी भी लटकी हुई है। और जो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF को ये अब अश्योरेंस दी है, यकीन दहानी करवाई गई है कि हुकूमत बिल्कुल ये कोशिश करेगी कि जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजली के जो कारखाने लगाने के मुआहदे हुए हैं, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत उनमें अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरीके से IMF से किसी दो में से कोई एक कंसेशन, चीन से दो में से एक कंसेशन ले ले। पहले ये कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कि जो उन्होंने सरमायाकारी की हुई है, उनके अपना पैसा जो सरमायाकारों ने लगाया हुआ है इन पावर प्लांट्स में, उसके ऊपर उनको जो मुनाफा मिलता है उसके रेट में कमी की जाए। एक हमने ये IMF को यकीन दहानी करवाई है। और अगर ये किसी वजह से नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता वो भी हम बताते हैं। तो फिर दूसरी ऑप्शन पाकिस्तान ने IMF को ये दी है कि चूंकि जो पावर प्लांट लगता है उसमें एक तो इक्विटी का कंपोनेंट होता है जो उनका अपना सरमाया होता है, दूसरा कुछ कर्जे का भी एक कंपोनेंट शामिल होता है। तो फिर जो कर्जे का उसमें जो हिस्सा होगा, जो अभी पाकिस्तान ने वो कर्जा 10 साल में वापस करना है, उन करना तो बेसिकली उन्होंने है, लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटीज हैं, चाइनीज जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने कर्जा वापस करना है। तो हुकूमत ये कोशिश करेगी कि ये जो उसका पीरियड है वापस करने का 10 साल, उसमें एक्सटेंशन ले लीजिए 15 साल 20 साल या वॉट एवर जिसके ऊपर भी एग्रीमेंट होता है। तो ये एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी करवाई है कि इस किस्म की कंसेशन लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। आपको पता है कि माजी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी कोशिश की कि IPPs और खास करके चाइना के साथ जो हमने मुआहदे किए हैं उनको रीओपन किया जाए। एक इंक्वायरी कमीशन भी हुआ जिसमें कुछ रिपोर्ट्स पहले मीडिया में लीक की गई, जिसमें बताया गया कि नून लीग के दौर में जो चीन के साथ और जो बाकी IPPs हैं उनमें बहुत ज़्यादा मुनाफा उनको दिया गया। और गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर फिर ऐलान किया कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। फिर चीन के सफ़ीर GHQ का दौरा करते हैं और फौरन फिर उस वक्त जो असद उमर साहब थे वो जाते हैं काबीना में और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान को रोकते हैं कि ये रिपोर्ट आपने पब्लिक नहीं करनी। तो एक तरफ IMF का हमारे ऊपर दबाव है, ज़ाहिर है IMF के पीछे अमेरिका और दूसरी ताकतें हैं, और दूसरी तरफ चीन ऑलरेडी हमें ये बता चुका है कि ये रेड लाइन है।
तो हम कैसे ये बैलेंस करेंगे? ये बिल्कुल ठीक है। यही हुआ था कि उस वक्त अप्रैल 2020 में काबीना ने मंजूरी दी थी तकरीबन 32 जो इस तरह के जो मुआहदे थे नॉन सीपैक या नॉन चाइनीज, उनको हुकूमत पाकिस्तान ने रीनेगोशिएट किया और फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के 20 साल के अरसे के ऊपर उसे जो सेविंग्स होना थी कुछ 770 अरब रुपए के करीब इन्होंने सेविंग्स एक्सपेक्ट की, लेकिन उसके बदले में जो हुकूमत पाकिस्तान जो उस वक्त की जो सरेंडर किया इन IPPs के ऊपर कुछ एक्सेस पेमेंट्स की भी लाइबिलिटीज इनकी तरफ बनती थी, कुछ रॉन्ग डूइंग्स इनकी डील्स के अंदर भी थी, उससे फिर हुकूमत पाकिस्तान पीछे हट गई। तो ये एक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। अब IMF पाकिस्तान को ये कह रहा है कि इसी तरह का जो कंसेशन है वो आप चाइना से ले। अब चाइना के लिए ये रेड लाइन है, जैसा आपने कहा चाइना के लिए रेड लाइन इसलिए है कि ये, जैसा हम कल भी बात करें, सीपेक जो है ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI प्रेसिडेंट शी का, उसका ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई चीन राय देने की कोशिश करता है तो फिर इमीडिएटली एक पॉलिटिकल इशू बन सकता है। अमेरिका इस बात को दुनिया में उठा सकता है कि देखिए जी, हम तो कहते थे कि जिस जिस मुल्क में चीन गए वहां पे तबाही हुई है, तो पाकिस्तान के साथ भी इनको अपने माहिदों को री ओपन करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज होगी नहीं। एक दूसरा, जो PTI की हुकूमत ने उसने बिल्कुल ये जो 2 कमिटमेंट्स दी गई हैं इसी के ऊपर, इसी तरह के कमिटमेंट्स के काबीना की डायरेक्शन थी असद उमर को, खालिद मंसूर, शौकत तरीन साहब को, बाकी लोगों के, जी आप चाइना से बात करें। चीन के जो उस वक्त के पाकिस्तान में सफीर थे उनके साथ एक मुलाकात भी हुई थी, एक प्रपोजल वहां पे फिर ये आया, क्योंकि अब मसला ये आ रहा है IMF पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर चीन इन माहिदों के ऊपर नजरसानी नहीं करता तो पाकिस्तान ने जो उसकी एक फिक्स कॉस्ट होती है इन पावर प्लांट्स की, आपने उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स करनी होती हैं, उसकी दूसरी जो चीजें होती हैं अदर देन फ्यूल कॉस्ट, वो फिर आप अदायगियां ना करें। और वो जो पैसा है वो इस वक्त तकरीबन 300 अरब रुपया कम से कम आउटस्टैंडिंग हो गया जो पाकिस्तान ने चीन को अदा करना है। लेकिन हमारे ऊपर IMF का दबाव है कि तब तक पाकिस्तान ये अदायगियां नहीं करेगा जब तक चीन इस चीज के ऊपर एग्री नहीं होता। लेकिन जो पिछली हुकूमत थी उसने ये बात आगे चलाई। ये भी बात हुई कि इस तरह करते हैं जी कि चीन की मदद से एक और फंड बनाते हैं जिसमें चीन $1 अरब डालेगा, कोई $400 मिलियन पाकिस्तान डालेगा, वहां से फिर चीन को अदायगियां कर दी जाएंगी और IMF का एतराज भी नहीं आएगा। वो बात भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन नाज़रीन, मसला अब सिर्फ IMF का नहीं है। ये जो चीज़ है जब डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से हम मिलते हैं तो ये चीज़ फिर हमें अपनी तरफ से भी सुनाई देती है। बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने जून 2021 में इसी किस्म का एक जो एग्रीमेंट है वो वर्ल्ड बैंक के साथ किया था। आलमी बैंक से पाकिस्तान ने उस वक्त एक कर्जा लिया था $40 करोड़ का। और किस प्रोजेक्ट के तहत ये कर्जा लिया गया, उसका नाम था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी PAEC, एक ये प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त ये कर्जा लिया $40 करोड़ का और उसके बदले में जो एक शर्त मानी गई, इसका जो अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आपको वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने दिसंबर 2023 तक 75 जो IPPs के मुआहदे हैं उनकी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कमी लानी है। तो ये हुकूमत पाकिस्तान आलमी बैंक को भी ये चीज लिख के दे चुकी है। तो ना सिर्फ IMF बल्कि वर्ल्ड बैंक के जो वो एग्रीमेंट है उसके अंदर भी ये चीज आ गई है। अब ये एक इशू बनता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान चीन से ये मराद हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये अभी इसके ऊपर कहना काबिल वक्त है। लेकिन एक चीज आज की डेट तक क्लियर है कि चीन इस चीज के ऊपर पाकिस्तान से किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। तो ये अभी एक तो कामरान ये एक सूरत हाल डेवलप हो रही है, चूंकि IMF के प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं, कुछ फर्दर वो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये ख्याल था कि शायद वो जो हम मुआहदा करेंगे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, उसके बाद हमारे लिए काफी चीजें आसानियां हो जाएंगी पैदा, लेकिन वो अभी नहीं हुई। मेरे ख्याल इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़ाहिर है जैसे कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अब हुआ है तो हुकूमत को ज़ाहिर है कि अब ये भी तवक्को है कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं कि वो शायद अब हमारी मदद करेंगे, क्योंकि जो IMF हमें पैसे देगा उससे तो हमारा गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या दोस्त ममालिक भी हमारी मदद को आएंगे अब जब हम IMF के साथ मुआहदे के बिल्कुल करीब हैं? जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें ज़ाहिर है कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद जो हुकूमत की तवक्कुआत हैं, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, कि उनसे भी हमें कुछ
आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने की तवक्को है, क्योंकि शहबाज ऑफ कोर्स ये जो IMF प्रोग्राम है, इससे तो हमारे ज़ाहिर ब्रेक से पहले जैसे मैंने जिक्र किया, हमारे जो एक्सटर्नल नीड्स हैं, जो डॉलर्स हमें चाहिए, वो तो पूरी नहीं होती जब तक हमारे दोस्त ममालिक और बाकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी मदद ना करें। तो अब गवर्नमेंट की क्या असेसमेंट है, जब हम मुआहदे के करीब हैं, तो गवर्नमेंट क्या होपफुल है कि हमें ये पैसे सऊदी अरब या कतर, UAE से कुछ फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो मिल जाएगी? देखिए, जैसे हमने कल बात की थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरब, कतर, UAE, और वहाँ से उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि यही जवाब मिला कि पहले IMF चले जाएं। अब IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, उसके बाद अब उम्मीद है कि ये जो पैसे हैं, कहीं पे कैश, कहीं पे कुछ और, अभी मैं डिटेल बताता हूँ उसकी, वो अब पाकिस्तान को उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये रिलीफ जो होगी, ये इस चीज़ पे उसका इन्हिसार होगा कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहता या नहीं। अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकलता है तो फिर दोबारा ये रिलीफ आपको मिलना बंद हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हुकूमत पाकिस्तान को भी अब बता दिया गया। अब सूरत हाल कुछ इस तरह की, खैर बेसिक जो उसका पर्पस था मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल था। कल पंजाब के इलेक्शन है तो वो एक माहौल बना रहे थे, और उन्होंने अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो तो उन्होंने जो PTI की हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी जो उनके ख्याल में बहुत बुरी थी वो बताने पर उन्होंने लगाया। लेकिन नाज़रीन, जो 3-4 बड़ी बातें आज मिफ्ताह इस्माइल ने उसमें कही कि इस माली साल में पाकिस्तान की जो ग्रॉस फाइनेंसिंग एग्रीमेंट, जो पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जे चाहिए अपने पिछले लिए हुए कर्जे वो वापस करने के लिए, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए, और सबसे बढ़कर जो करंट अकाउंट का खसारा होता है उसको पूरा करने के लिए, तो उसकी जो मालियत है, उसका जो तखमीना है वो $35.1 अरब लगाया गया है। लेकिन इस $35 अरब के अगेंस्ट अभी भी $4 अरब का एक गैप है, जो IMF ने पाकिस्तान को कहा कि अब इसको पूरा करना है। जो मिफ्ताह इस्माइल ने आज किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि एक दोस्त मुल्क से अब हमें जो है वो उनके जो IMF के अंदर जो कोटा है उसके बदले में वो कुछ कर्जा हमें मिल जाएगा। उनका मतलब यहाँ पे सऊदी अरब था, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ये ऑफर थी कि अगर आपका IMF से प्रोग्राम हो जाता है तो हमारे जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं SDR IMF में, उसके अगेंस्ट कुछ हम IMF के थ्रू आपको पैसे देंगे। एक तो ये चीज उसके अंदर। दूसरा उन्होंने बोला मिफ्ताह इस्माइल ने कि अभी एक जो दोस्त मुल्क से $1.2 अरब उधार तेल की फैसिलिटी है, उसमें मजीद $1.2 अरब मिलेगा। अगेन ये भी सऊदी अरब है, उन्होंने नाम नहीं लिया। इंपॉर्टेंटली हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि जब पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के पास कर्जा लेने के लिए गया तो UAE ने पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया, बल्कि ये पेशकश की कि पाकिस्तान की जो कंपनी है, हुकूमत पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके कम से कम 10% जो शेयर्स हैं वो हमें दिए जाएं, बोर्ड के ऊपर एक सीट दी जाए, तो फिर हम आपको उस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कर्जा नहीं देंगे। वो भी मिफ्ताह इस्माइल ने UAE का नाम लिए बगैर कहा कि $1.5 से $2 अरब की इन्वेस्टमेंट की हमें वहां से तवक्को, लेकिन उसके लिए एक कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। और तीसरी जो उन्होंने अहम बात यह कही कि एक और दोस्त मुल्क जो है वो पाकिस्तान को जो गैस है RLNG है वो भी उधार पे देगा। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर वो कतर की बात कर रहे हैं। तो कामरान, ये एक सूरत हाल है। ये क्यों हो रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री जो इस वक्त इस किस्म के जो मसाइल हैं उसका वो सामना कर रहा है। अब दुनिया के बेशतर ममालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक सिग्निफिकेंट जो नंबर है, अब उनको शदीद किस्म के माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वो क्यों करना पड़ रहा है? इन दिनों में अगर आप देखें तो ब्लूमबर्ग ने, रॉयटर्स ने और बाकी जो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इस तरह की रिपोर्ट्स कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को तकरीबन उन 15-20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया है कि जहां पे पोटेंशियल वो दिवालिया हो सकते हैं। कि जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक सेविंग ग्रेस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि एक टाइमली हमने IMF के साथ अग्रीमेंट कर लिया है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है कि बाकायदा तौर पर वो दिवालिया हुआ है। 2 के IMF के साथ उनके मुज़ाकरात चल रहे थे, जून तक वो मुज़ाकरात फिर सस्पेंड हो गए क्योंकि वहां पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इसी तरह और बहुत से अफ्रीका में ममालिक हैं जिनको इस तरह के मसाइल का सामना है। तो यकीनी तौर पर ये हमारे लिए, मेरे ख्याल में कुछ जो हालात हैं हमारे अपने पैदा करते हैं, लेकिन कुछ अब ऐसी सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। शायद जो इंटरनेशनल उसकी इंप्लीकेशन है वो हमारे ऊपर आ रही हैं। ये बात ठीक है आपकी कि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जो ऑयल की कीमतें हैं वो जिस तरीके से आलमी मंडी में बढ़ी हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की जंग है। और उसके बाद अब सूरत हाल ये है, जैसा आपने बोला कि श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, रूस का टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका है, ऑल्दो उसके रिजर्व्स का मसला नहीं है, ज़ैम्बिया डिफॉल्ट के करीब है, और पाकिस्तान को जो टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनका पोटेंशियली डिफॉल्ट हो सकता है उसके अंदर रख दिया गया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद और फिर ये जो दोस्त ममालिक की हम बात कर रहे हैं वहां से
मसला इनका थोड़ा बहुत हल हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे अर्जेंटीना है। हिस्टोरिकली बास्केट केस अगर पाकिस्तान के बाद दुनिया में है वो तो अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना को $150 अरब का उसका डेट है, वो अंडर वो क्लाउड्स आ रहा है। मिस्र का कोई $45 अरब है, इसी तरीके से फिर एक्वाडोर का कुछ $40 अरब है। आप नाम लेते जाएं, एल सल्वाडोर और बहुत सारे इन सारी चीजों में एक बात कॉमन है कि मेजॉरिटी जो मुल्कों के आईएमएफ के साथ प्रोग्राम है, तो एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आईएमएफ इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और इज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, क्योंकि जहां जहां आईएमएफ जाता है वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहां पे उनके कर्जे बढ़ रहे हैं, वहां पे उनके फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, वहां पे उनकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, तो ये भी मेरे ख्याल में इस पर डिस्कस करेंगे। पॉपुलर जो वहां पे एक ओपिनियन हुकूमत के खिलाफ, ये तो हम बात कर रहे हैं जो तरक्की पजीर, जो पाकिस्तान जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो यूक्रेन और जो रशिया की वॉर है और जो उसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, वो यूरोप को भी हिट कर रही हैं, वो खुद अमेरिका को भी हिट कर रही हैं। अब उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि देखें कि किस तरीके से बाज दफा आज खैर इमरान खान ने भी एक जो खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि लीडर्स को यू टर्न लेने चाहिए। तो जिस तरह यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन, वो आज उन्होंने दौरा कंक्लूड किया है सऊदी अरब का। अब ये दौरा क्यों सिग्निफिकेंट है? इससे पहले वो इसराइल में थे, फलस्तीन भी गए थे। वो ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब जो इलेक्शन अपनी कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब वो इक्तदार में आएंगे तो सऊदी अरब को, खास करके जो सऊदी वलीअहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ वो बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखेंगे और सऊदी अरब को आइसोलेट करेंगे, उनको एक पराया स्टेट बना देंगे। उसकी वजह यह है कि 2018 में जो तुर्की में सऊदी सिफारत खाने में जो एक सहाफ़ी थे जमाल खशोगी, जिनका मर्डर हुआ था, जो अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हुआ था जो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान उनके हुक्म कर दो के सऊदी जो MBS मोहम्मद बिन सलमान है वो इससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं इसमें रोग एलिमेंट्स शामिल थे, बल्कि ये जो मुलाकात हुई MBS की और प्रेसिडेंट बाइडन की, तो प्रेसिडेंट बाइडन ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नंबर 1 इशू उन्होंने जमाल खशोगी का ही उठाया, जिसमें MBS ने कहा कि पर्सनली मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। दो के बाइडन ने कहा कि नहीं, उनका ख्याल है कि वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व थे। जो और खबरें आ रही हैं तो उसके काउंटर जो अटैक किया मोहम्मद बिन सलमान ने, उन्होंने कहा कि आपका हक नहीं है कि जो आप अपनी वैल्यूज हैं वो दूसरों के ऊपर थोपें। अगर आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है कि जो इराक में अबू गरीब में जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जो अब्यूजेस अमरीकी फोर्सेस ने किए, फिर हाल ही में अगर आप देखें अल जजीरा की बहुत मशहूर जर्नलिस्ट थी शीरीन, जिनको इजरायली फोर्सेस ने दिन दिहाड़े गोली मार के कत्ल किया, उसके ऊपर जो अमेरिका का रवैया है वो भी हमारे सामने है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर आप देखें जो वजह है कि बाइडन साहब वहां पे गए हैं, वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब जो है वो जो ऑयल की प्रोडक्शन है और खास करके जो ओपेक और जो दूसरे कंट्रीज हैं वो उसको इंक्रीज करें, और अगर वो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो ये उनका ख्याल है कि ये फिर अपने डोमेस्टिक ऑडियंस में अमरीकियों को ये बता सकते हैं कि ये वजह थी कि मैं वहां पर गया और उसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन सऊदी अरब ने इंक्रीज की, इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे गई हैं, जिसका फायदा आपको हो रहा है। तो इससे अंदाजा होता है कि आपके मफादात इंपॉर्टेंट होते हैं और बाज दफा जो आप प्रिंसिपल पोजीशंस लेते हैं उनको भी साइड लाइन कर लेते हैं। और ब्रेक पे जाने से एक और भी बड़ी दिलचस्प खबर है, रॉयटर्स की ये एक्सक्लूसिव खबर है, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि सऊदी अरब एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है, लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि दूसरी तरफ वो रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल इंपोर्ट भी कर रहे हैं। जो अप्रैल जून के फिगर्स उन्होंने बताए हैं पिछले साल के मुकाबले में, उन्होंने रशिया से तेल की इंपोर्ट को 2 गुना कर दिया, यानी कि अप्रैल जून तक उन्होंने कुछ 6,47,000 टन जो रशियन ऑयल है इंपोर्ट किया है, जो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में 3,20,000 टन ज्यादा है। ये भी बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में अभी तक इस पर डिबेट हो रही है कि क्या हमें रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो रशिया से तेल इंपोर्ट करे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें 2 वेल नोन एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे और उनसे ये जो सारी इंटरनेशनल इस वक्त रिसेशन है और उसके नतीजे में जो मुल्कों को मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से उनसे बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया इस वक्त प्रोफेसर अदील मलिक साहब ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस वक्त ये पढ़ाते हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर आदिल नजम साहब ने, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इस वक्त ये मुंसलिक हैं, और इन दोनों हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनसे तस्करा करेंगे कि क्यों तकरीबन बहुत से ऐसे ममालिक, खास करके तरक्की पजीर ममालिक, इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। खास करके मईशत की बात करें, IMF के पास वो जाना चाह रहे हैं, अपने दोस्त ममालिक से इमदाद लेना चाह रहे हैं। तो मैं आगाज आदिल नजम साहब आपसे करना चाहूंगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे नेबर में श्रीलंका तो डिफॉल्ट कर गया, एक सोशल अनरेस्ट है वहां पे। इसी तरह से जो बाकी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कई ऐसे अफ्रीका में और इवन पाकिस्तान भी मुश्किल से दो चार है जो पोटेंशियली डिफॉल्ट हो सकते हैं। आपके ख्याल में क्या रूट कॉज है इस सारे इस क्राइसिस की? रूट कॉज तो हमेशा जो है वो मुल्क के अंदर होती है। बिल्कुल रूट कॉज मुल्क के अंदर होती है कि जब भी मुश्किलात आती है तो आप उन मुश्किलात का सामना कैसे करें। अब जितना आपका कमजोर मुल्क होगा, जितनी आपकी कमजोर इकोनॉमी होगी और जितनी आपकी कमजोर सियासत होगी, उतना कम आपके पास स्पेस रह जाएगा उन मुश्किलात से हल करने का। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हम देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, श्रीलंका तो हमने देखा ही देखा, लेकिन आप लबनान में देख रहे हैं, आप इजिप्ट में देख रहे हैं, आप अर्जेंटीना में देख जी, मेरे ख्याल में आदिल साहब आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। वापस आपके पास आते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। मेरे ख्याल में अदील मलिक साहब के पास चलते हैं। अदील साहब, आप क्या जवाब देंगे? आपके ख्याल में क्या इसकी वजह है कि एकदम से, वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया का तनाजा भी चल रहा है, लेकिन क्या यही वजह है या इन ममालिक की अपनी भी कोताही है जिसकी वजह से ये अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे, इनके लिए मुश्किल हो रही है सर्वाइव करना? देखें, इसमें बुनियादी जो नुक्ता है वो वही है जो आदिल नजम साहब ने कहा है कि जो बाहर के शॉक्स आते हैं, जिनको हम एक्सटर्नल शॉक्स कहते हैं, और आपने दो शॉक्स का जिक्र किया। एक तो जो यूक्रेन की जंग है, उससे पहले कोविड रिलेटेड शॉक था जिसमें इकोनॉमीज ने खूब पैसा फेंका अपनी मईशत में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में। उससे इन्फ्लेशन भी हुई, बजट डेफिसिट भी बढ़ा, और फिर अब ये यूक्रेन का शौक आया। उसके नतीजे में बहुत सारे ममालिक, खासतौर पे जिस रीजन को मैं स्टडी करता हूँ, मशरिक वस्ता, मिडल ईस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है इंपोर्ट की हुई गंदम पे और फूड पे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फूड डिपेंडेंट रीजन्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो शॉक्स हैं, उनसे बाज़ मईशतें बेहतर होती हैं कि उन शॉक से डील कर लें, और बाज़ मईशतों में वो दम खम नहीं होता। मसलन आपने देखा कि यही मुश्किल हालात बांग्लादेश के लिए भी हैं, यही मुश्किल हालात मोरक्को के लिए भी हैं, यही मुश्किल हालात कुछ और मईशतों के लिए हैं, लेकिन उन्होंने उसको बेहतर मैनेज कर लिया। तो जब एक्सटर्नल शॉक्स, बाहर के शॉक्स आते हैं, जिन मईशत में सियासत और थोड़ी बहुत उनकी जो रेजिलियंस है वो ज़्यादा होती है, वो उन शॉक से बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। अच्छा, डॉक्टर आदिल नजम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, अगर आप हमें सुन सकें। अभी जो सूरत हाल बन रही है, आप दोनों ने एक ही बात की है कि जो डोमेस्टिक कंडीशंस और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी है, वही उनको बचा सकती है और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। लेकिन एक जो और इशू आ रहा है, तकरीबन अब 30 के करीब ममालिक, 30 से भी ज्यादा ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जो किसी ना किसी किस्म का इकोनॉमिक क्राइसिस पेश कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में प्रोफेसर आदिल नजम साहब, क्या दुनिया की जो कैपिटल मार्केट्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, क्या इन तमाम ज़राए के पास इतना कैश है कि जितने भी ममालिक हैं इनकी वो मदद कर सकें, या फिर इनकी अपनी भी जो बैलेंस शीट्स हैं ADB, वर्ल्ड बैंक की, वो भी स्ट्रेच आउट हो रही हैं इस वक्त? योर ओपिनियन सर। जी, आई होप मेरी आवाज इस पर आ रही है। यार देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि ये जो है इंटरनल जो आपकी कमजोरियां हैं उसकी वजह से हाईलाइट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आलमी कंडीशन है वो इफेक्ट नहीं करती। मेरे ख्याल में मसला कैश का नहीं है, कैश आ जाता है। लेकिन जब ये कोविड आया था ना, तो एक हफ्ते में अमेरिका ने $1 ट्रिलियन पैदा कर दिया था। $6 ट्रिलियन आपने पंप कर दिया अमेरिका ने इकोनॉमी में लोगों को चेक भेजने का। पार्टली ये उसका भी नतीजा है ना, ये जो मनी पंप की, जैसे अदील बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया में, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। या जब आपने लगाई पैसे जमाने होते हैं, आ जाते हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो इदारे हैं, मेरे ख्याल में इनकी अपनी कैपेसिटी भी नहीं है। जहां इन मुल्कों का कसूर है हमारे जैसे, दिस इज नॉट जस्ट अ फेलियर इन ममालिक का, ये IMF का फेलियर है ना यार। एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है जिसके हम भी मेंबर हैं, जिसका काम ये है,
जिसका पर्पस ये है कि वो मॉनेटरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए। अगर वो नहीं आती तो ये कैसे है कि कसूर हमेशा सिर्फ मुल्कों का ही हो? ज़ाहिर है मुल्कों का, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मुल्कों का नहीं है, लेकिन आईएमएफ इन पर्टिकुलर हैज आल्सो फेल्ड। इस वक्त तो मैं कहूंगा आईएमएफ जो है हैज बिकम ए सोर्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि वो जिस किस्म के पंगे लेता है, वो जिस किस्म की इनकैपेसिटी अपनी दिखाता है, वो ऑलरेडी फ्रेजाइल पॉलिटिकल ममालिक की सियासत को और फ्रेजाइल कर देता है। ये आपने, अगर पाकिस्तान में आप नहीं भी मानते तो आपने श्रीलंका में देखा, ये आप अर्जेंटीना में देख रहे हैं, ये आप एल सल्वाडोर में देख रहे हैं, ये आप लबनान में देख रहे हैं कि आईएमएफ की जो अपनी कैपेसिटी प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम नहीं है। हम ये क्यों समझते हैं कि आईएमएफ जो है वो ऑल नोइंग है यार, सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसे हैं। लेकिन आईएमएफ की जो एडवाइस है, जब वो अगेन एंड अगेन एंड अगेन इनइफेक्टिव हो या अनइम्प्लीमेंटेबल हो, मैं आपको एक छोटी सी, अगर मुझे इजाजत दें, कि हाफ ऑफ दिस एडवाइस इज अनइम्प्लीमेंटेबल, बुरी हो या नहीं हो इसकी बात नहीं कर रहा। आपने यार खुद लिखा है इस पे कि आईएमएफ आके पाकिस्तान को कहती है कि डेफिसिट नहीं आप करोगे बजट में। यार खुदा का वास्ता करो, यू रियली बिलीव कि नहीं करेंगे? आपको पता नहीं है उस वक्त जब आप ये हमसे एग्री करवा रहे हैं कि हम इस क्लॉज पे नहीं इंप्लीमेंट कर सकेंगे, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट कर सकेंगे, कौन सा आपका अपना बड़ा मुल्क है आईएमएफ का जो डेफिसिट के बगैर चलता है? अमेरिका का जो डेफिसिट है वो 3 ट्रिलियन का है, ट्रिलियन यार। यूके का जो डेफिसिट है वो 300 बिलियन का है। आपके जवाब से बात वाज़ेह हो गई है कि आईएमएफ जो है इज नो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, आईएमएफ इज नो मोर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। एक चीज, ये तो चीज क्लियर होगी। हमारा इज नॉट हैपनिंग। चले इस डिस्कशन को, इस पॉइंट को अदील मलिक साहब के पास लेके जाते हैं। आईएमएफ के ऊपर जाहिर है कि वैसे भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क के साथ जब ये प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं तो रेसिपी उनके पास एक ही होती है, वो वहां के मारूजी हालात नहीं देखते। अगर अर्जेंटीना के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो उनके पास सेम रेसिपी है, इजिप्ट को प्रोग्राम दे रहे हैं तो वही फार्मूला अपनाएंगे, पाकिस्तान को साथ नेगोशिएट करें तो उनका सेम फार्मूला है। डू यू थिंक के इस बात से एग्री करेंगे आप आदिल नजम साहब की कि ये आईएमएफ जो है इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि ये मुल्क जो है मुश्किलात का शिकार है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है? देखिए, ये जो सूरत हाल है काफी गंभीर है, जिसमें एक सिर्फ एक्टर को आप मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। आईएमएफ का लाजमी तौर पर कसूर है, और मैं उनकी जो बात है आदिल साहब की उसको ऐसे बढ़ाऊंगा कि आईएमएफ की भी अपनी सियासत है। इस पे बहुत सारे पेपर लिखे जा चुके हैं कि जब कोल्ड वॉर का जमाना था तो आईएमएफ ज्यादा पैसा देने के काबिल होता था ऐसे मुल्कों को कि जो अमेरिका के इत्तेहादी थे। इस पे अब बहुत सारा लिटरेचर आ चुका है। आज भी जब मैं देखता हूं तो अगर आप जॉर्डन में देखें तो उर्दन में जो आईएमएफ का प्रोग्राम होता है वो कभी भी डिवैल्यूएशन का नहीं उनको कहता। उर्दन में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रजीम है, यानी पेग हुआ हुआ डॉलर के साथ। बहुत सारे ऐसे मकामात आए जहां आईएमएफ में सिर्फ उन्होंने पेपर में मेंशन कर दिया कि भाई उर्दन को डिवैल्यू करने की ज़रूरत है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके पीछे सियासी मुहर्रिकात थे, क्योंकि उनको पता था कि जो उर्दन के बादशाह हैं और उनकी जो हुकूमत है वो इस इन्फ्लेशन के तूफान को और जो उसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स होंगे उनको सहार नहीं पाएंगे। चुनाचे जब आईएमएफ का डेलीगेशन जाता है जॉर्डन में तो वो उनसे ये नहीं कहता जो पाकिस्तान में कहता है। इसी तरह आईएमएफ के प्रोग्राम के जो साइज है कि कितना ज्यादा वो पैसा देता है, ये भी एक सियासी सवाल है। क्योंकि अक्सर आईएमएफ जब किसी मुल्क में जाता है तो वो देखता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, कितनी फाइनेंसिंग नीड है, उसके हिसाब से उनको पैसा देता है। आपने देखा कि इजिप्ट में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स था आईएमएफ का, 18 बिलियन डॉलर के करीब था। पाकिस्तान में उससे काफी कम होता है। तो इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, और फिर सिर्फ आईएमएफ नहीं है, पूरा जो इक्तिसादी निज़ाम है आलमी सतह पर, उसमें जो बॉन्ड मार्केट्स हैं, यानी जो हमारी तरह के मुल्क इजिप्ट और पाकिस्तान बाहर बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं और बाहर की मार्केट से पैसा उठाते हैं, वो भी एक तरह का लिंक्ड होता है आईएमएफ के साथ और बाकी सारे इदारों के साथ। लेकिन मैं इसको सिर्फ आईएमएफ को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जाहिर है कि गलती जब आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो जाहिर है कि आईएमएफ के पास जाते तब ही हैं जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं होती। यहां पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कंपैरिजन आजकल हो रहा है कि क्या
कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहा? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अदील मलिक साहब और प्रोफेसर आदिल नजम साहब, और उनसे बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त कई जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी मईशत जो है मुश्किलात से दो चार हैं। तो आदिल नजम साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपको पता है कि श्रीलंका इस वक्त वहाँ पे एक अनरेस्ट है और उसकी वजह यह है कि वो डिफॉल्ट कर गए हैं। बहुत से लोग, इवन के जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो बारहा कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान भी चंद हफ्तों या चंद महीनों की बात है, हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। डू यू थिंक के ये कंपैरिजन फेयर है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ टू बिगर कंट्री टू फेल लाइक दिस। आई होप नॉट। और मेरे ख्याल में कंपैरिजन फेयर नहीं है, लेकिन इसलिए फेयर नहीं है कि वी आर टू बिग टू फेल, इतने बिगा में है नहीं। इसलिए फेयर नहीं है कि पहली तो मुझे आपसे गुजारिश ये होगी कि अगर श्रीलंका में जो हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि उनका फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो इसलिए हुआ कि उनकी सियासत पहले इतनी बिगड़ी हुई थी, जो हमारी है ना उससे तो बहुत ज्यादा है। ये जो एक खानदान वहां था, उसका भाई प्रेसिडेंट, भाई प्राइम मिनिस्टर, और ये इतना ज्यादा पहले से लावा जमा हुआ था कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उसने कमर तोड़ दी। राइट, दैट इज व्हाट ऑलवेज हैपेंस। कोविड में भी यही होता है, दूसरी चीजों में भी यही होता है। तो इसलिए नहीं हुई कि सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस था। फाइनेंशियल क्राइसिस तो कई मुल्कों में होता है, लेकिन जैसे दिल ने भी कहा, मैंने भी कहा, आपकी जब अंदर की सियासत बिगड़ी हुई होगी, दैट इज वाई इसका हल जो है वो कामरान के पास है, सिर्फ शहबाज के पास नहीं है। ये इकोनॉमिक मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल मसला है। एंड सो पहली चीज तो मेरी ये गुजारिश कि यस, श्रीलंका इज ए सीरियस इशू, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन उनका कर्जा बढ़ गया इसलिए दूसरे दिन जो है वो उनकी हुकूमत जो है उसके साथ जो हुआ कि वो लोग गए सदारती महल में एंड सो ऑन सो फोर्थ। पहली चीज ये। दूसरा, मेरे ख्याल में यार हम ज्यादती करते हैं, बहुत ज्यादती करते हैं ये सवाल पूछ के श्रीलंका के साथ कि हम श्रीलंका में बन जाए। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आई विश हम श्रीलंका में बन जाए। काश ऐसा हो कि हमारी जो एजुकेशन की है, लिटरेसी है, वो श्रीलंका जैसी हो जाए। हमने एक अच्छे भले मुल्क को एक नुक्ते पे लेके इस तरह बना दिया है जिस तरह श्रीलंका कोई गाली हो। कई बार तो हमारी टीम भी पुरानी श्रीलंका टीम जैसी हो जाए, क्रिकेट वाली। सो ऐसा नहीं है। देखिए, किसी मुल्क के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। तो हमारे साथ होती है तो हमें भी नहीं अच्छा लगता। वी शुड लर्न फ्रॉम श्रीलंका, वी शुड लर्न फ्रॉम लेबनान, वी शुड लर्न फ्रॉम इजिप्ट, जॉर्डन, अर्जेंटीना, लेकिन उसको सिंप्लीफाई कर लेना। जो आजकल मैं समझता हूँ इमरान खान या अगर दूसरे लोग कह रहे हैं, उनकी वो सियासत है, कल इलेक्शन है, उसमें आप ऐसी बातें करते हैं। आदिल नजम साहब, मैं आपसे पूछूंगा। आदिल नजम साहब, आपसे मैं दोबारा ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसे प्रोफेसर अदील भी कह रहे थे, पॉलिटिक्स का जो एस्पेक्ट है, श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान एक चीज कॉमन है, वो ये कि दोनों जो कंट्रीज हैं, वो जो चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है BRI, उसके वो एक्टिव उसके पार्टिसिपेंट्स हैं। और दोनों कंट्रीज में जब प्रॉब्लम आया तो वजह थी कि आपकी हाई इंपोर्ट्स थी, करेंसी आपकी क्रैश कर गई और फिर रिजल्टेंटली आपकी इन्फ्लेशन हुई। तो इन दोनों कंट्रीज में IMF इंगेज था, लेकिन IMF जो था वो टाइमली पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद के लिए नहीं आया। तो आदिल नजम साहब, क्या आप ये बात समझते हैं कि जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो चीन और श्रीलंका के ताल्लुकात थे, वो उसने भी एक रोल प्ले किया IMF को पॉलिटिसाइज करने में और इन हालात के पैदा होने में? यकीनन एक तो रोल पैदा किया, एक तो रोल डायरेक्टली पैदा किया। दूसरा ये कि उसकी वजह से, और ये हम अपने हालात में भी देख रहे हैं, जो आपके जो वेस्टर्न हैं ममालिक, वो आपसे जब पीछे हट जाते हैं तो फिर वो उसकी प्राइस लेते हैं। अभी आप देखें, जब श्रीलंका का एनालिसिस होता है इंटरनेशनल प्रेस में, तो उसमें चीन का जिक्र मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा आता है, एज इफ सारा कुछ इसलिए हो गया कि वो चीन था। राइट, सो मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि उसमें चीन का एस्पेक्ट नहीं है, बैड लोन्स का एस्पेक्ट नहीं है, पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला नहीं है, ऑल ऑफ दैट इज ट्रू। लेकिन एज अदील राइटली सेड कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये वो एक सियासी माहौल के अंदर हो रहा है। उस माहौल की कहानी ये है कि इस वक्त आप एक नहीं, दो जो है ना, दो बहुत बड़ी आपकी फॉल्ट लाइन, एक है यूएस वर्सेस चाइना, और मैं ये लफ्ज हताहत होकर बात कर रहा हूँ, यूएस वर्सेस चाइना। दूसरा है वेस्ट वर्सेस रशिया। राइट, एक में मैंने यूएस का, एक में वेस्ट का, और ये दोनों का जो है वो भी पड़ा है। मैं आपको चीन की तो आपने बात की, दूसरा जो आपने किया, तो तेल की प्राइस हमें ये बताती है कि ये जो सैंक्शन वे यू थिंक दे वर,
सैंक्शंस का नतीजा ही होगा कि आज पाकिस्तान में तेल की कीमत है $4.6 और गैलन का, ठीक है, $6.6। रूस में है 3.4, 3.5 और अमेरिका में है $5। बेचारे वो ताइवान में तो $11 का एक गैलन। चले आदिल रंजन साहब, हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, आपकी कुछ आखिर में आवाज भी वाज़ेह नहीं थी। आपने ऑयल प्राइसेस की जो बात की, इसी वजह से शायद जो बाइडेन है, बावजूद इसके कि वो क्रिटिसाइज किया करते थे सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को, वो सऊदी अरब गए इसीलिए गए कि वो ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करें ताकि अमरीकी अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। आखिर में अदील मलिक साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल में ये कंपैरिजन करना श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, डू यू थिंक इट्स फेयर? देखें, हर मुल्क मुख्तलिफ होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत सारी श्रीलंका की ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए काबिल गौर हैं। मसलन श्रीलंका ने बहुत सारे अहम फैसले करने थे मुआशी सतह पर जो उन्होंने नहीं किए। ख़ास तौर पे उनका जो अंदरूनी डेट था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और जो इंटरेस्ट वो पे करते हैं हर साल अपने डेट पे, वो एज ए प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यूज, जो आपकी टैक्स की महसूलात हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी 60% जो है वो पुराने कर्जे को इंटरेस्ट पेमेंट्स पे चला जाता है, तो वो एक रेलेवेंट डेफिनेटली चीज़ है। बाकी ये कि पाकिस्तान शायद ना करे डिफॉल्ट, लेकिन जो बड़ा हमारे लिए मैसेज है, ना सिर्फ श्रीलंका की वजह से बल्कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें भी ये है कि जब भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और आपकी जो अशराफिया है वो आपस में टकरा रही होती है, तो उसके बहुत खौफनाक भयानक नताइज होते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे डिसीजन मेकर्स को सोचने की जरूरत है कि इस वक्त हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और फोकस चाहिए कि हम राइट इकोनॉमिक डिसीजंस करें। और इसके लिए चले, बहुत शुक्रिया अदील मलिक साहब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, तो लेट्स सी, कहीं इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के अंदर, तो क्या उसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या फर्दर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी? ओनली टाइम विल टेल। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।